वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फेडरलिज्म क्लास 10th सिविक्स का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के लिए हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। उस सब टॉपिक में हमने बहुत सारे वो फीचर्स पढ़े थे जिनके जरिए इंडिया को एज ए फेडरल कंट्री तस्वर किया जा सकता है। बट फेडरलिज्म का होना और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म ये टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं और यहां पर इंडिया जितने भी फीचर्स हमने पढ़े व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, उन सभी फीचर्स से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। ऑल्दो नो सच आर्टिकल हैज मेंशन्ड द फेडरलिज्म कंसेप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कंट्री मानी जाती है। लेकिन फेडरल होने से या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने से एक कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है या फेडरल फीचर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म जो है ये एक अलग कंसेप्ट है और फेडरलिज्म का होना अलग कंसेप्ट है, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म का होना अलग। कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गई हैं जिन प्रोविजंस के जरिए इंडिया को एज ए फेडरल कंट्री तस्वर किया जाता है, लेकिन उन प्रोविजंस का होना ही सफिशिएंट नहीं है जब तक न उन सभी प्रोविजंस को प्रैक्टिकल शेप दी जाएगी। तो असल में क्या है, जो रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो इंडिया का हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और जो इंडिया की फेडरलिज्म सर्वाइव कर पा रही है, इसका जो क्रेडिट है ये जाता है इंडिया ने जो डेमोक्रेटिक मॉडल अपनाया हुआ है उसके जरिए जो फेडरल फीचर्स हैं वो इंडिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं या जो वो इंडिया में सर्वाइव कर पाए हैं। तो इसको हम सही तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इन केस अभी आपको समझ ना आया, इसको हम आगे सही तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो इंडिया का डेमोक्रेटिक मॉडल है, इस डेमोक्रेटिक मॉडल के अंदर किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फेडरलिज्म के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गई है, किस तरह से वो प्रोविजंस इंडिया में सर्वाइव कर पाते हैं। इंडिया सेटल एज, पहले यहां पर हम कहानी समझते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है, वो लोग जो एक तरह की लैंग्वेज बोला करते हैं उनको एक स्टेट में रखा जाए तो ये कहलाता है कंसेप्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स एक तरह के लोग जो एक तरह की भाषा बोलते हैं उनको जब एक स्टेट में रखा जाए तो ये कंसेप्ट होता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। अब the creation of a linguistic states was the first and the major test for the democratic politics in our country। जो linguistic states को create करना, और ये कहा जाता है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था जो इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स था। क्यों? अगर हम 1947 से पहले बात करते हैं, ड्यूरिंग 1920s Indian National Congress, which was the only representative body of the Indians, had promised with Indians that every language would be given a proper representation and linguistic states or linguistic provinces will be created after independence। But जब बारी आती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करने की, तब जो इंडियन लीडर्स थे उनको लगा था कि ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्री जाएगी इनके जरिए रीजनलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको फेवर मिल सकता है, रीजनलिज्म इनकरेज हो सकता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नेशनल लीडर्स थे इन्होंने रेसिस्ट किया, किसी हद तक जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड थी उसको सही तरह से रेसिस्ट किया गया और उसे एंटरटेन नहीं किया गया। तो यही कहा जाता है कि उसके बाद अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है कि जब बहुत सारे कमीशंस अपॉइंट किए जाते हैं, फाजिल अली कमीशन के जरिए लैंग्वेज को एज ए टूल माना जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट। लेकिन जो थ्योरी थी फॉर वन लैंग्वेज वन स्टेट, उस थ्योरी को फाजिल अली कमीशन के जरिए रिजेक्ट किया जाता है और लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। लेकिन इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना, लेकिन इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन देना, इट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट विच इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज
फेसड मीन्स अगर हम ये जो हमारा पॉलिटिकल मैप है 1947 का पॉलिटिकल मैप है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं या जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम अगर हम आज के दौर में यहाँ पर नजर डालते हैं तो जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, इट हैड अंडरवेंट कंटिन्यूअस चेंज एंड मेनी स्टेट्स हैव बीन फॉर्मड। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड not on the basis of language but recognize differences on culture, ethnicity and geography। तो इंडिया जो है इसे हम एक डाइवर्स कंट्री के रूप में भी देखते हैं और लैंग्वेज की बुनियाद पर भी स्टेट्स को क्रिएट किया गया। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे स्टेट्स वो हैं जहां पर डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ कल्चर थी, ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी थी, ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी थी। यहां पर उन स्टेट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया, यहां पर उन स्टेट्स को भी यहां पर इंडिया में उन स्टेट्स को भी क्रिएट किया गया जिनकी कल्चरल आइडेंटिटी डिफरेंट थी, जिनके एथनिक आइडेंटिटी डिफरेंट थी या जिनका जो जियोग्राफिकल डोमेन था वो डिफरेंट था। तो इन कंडीशंस पर भी इंडिया में रिप्रेजेंटेशन दी गई या हम कहेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस क्रिएट की गई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नागालैंड, उत्तराखंड and Jharkhand, these were the states which were not created on the basis of language but these were created on the basis of एथनिसिटी, कल्चर और जियोग्राफी। अगर हम नागालैंड की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, इट वाज क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात करते हैं, इट वाज क्रिएटेड ऑन द जियोग्राफिकल पैरामीटर्स। अगर हम झारखंड की बात करते हैं, इट वाज क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल पैरामीटर्स। तो सभी जो इंडिया की स्टेट्स हैं इनको लैंग्वेज पर ही नहीं रिप्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स वो भी हैं जिनको लैंग्वेज की बुनियाद पर भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। लेकिन कुछ स्टेट्स वो हैं जिनको कल्चर, जिनको एथनिसिटी, जिनको डिफरेंट वेरिएशन जो इंडिया में है, डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप जो इंडिया में है, उनको अंडर कंसिडरेशन रखते हुए उन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई। अभी हमने समझा सम नेशनल लीडर्स हैड फियर्ड, व्हाई? बिकॉज कंटिन्यूएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। उनके हिसाब से अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स को यहां पर क्रिएट करते हैं, इससे क्या होगा, रीजनलिज्म को इनकरेज होगा और साथ ही साथ जो कंट्री है ये डिसइंटीग्रेट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो फेडरल मॉडल था इट वाज द होल्डिंग टुगेदर मॉडल, जहां पर हमने इंडिया को डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट स्टेट्स में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस। तो अब यहां पर स्टेट्स को एम्पावर करना, स्टेट्स को लैंग्वेज की बिना पर रिप्रेजेंटेशन देना, तो नेशनल लीडर्स के हिसाब से इसके जरिए डिसइंटीग्रेट हो सकता था इंडिया। सो फाइनली कहा जाता है कि देयरफॉर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट हैड रेसिस्टेड द लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। तो कहा जाता है कि किसी हद तक पहले जो लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन थी उसको रोका गया था, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बिकॉज नेशनल लीडर्स हैड ए थ्रेट दैट इंडिया माइट डिसइंटीग्रेट इनटू वेरियस प्रोविंसेस। लेकिन इसके आउटकम अगर हम देखते हैं, आउटकम क्या निकलते हैं, बट द एक्सपीरियंस हैड शोन दैट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैड एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन जब अभी तक का जो एक्सपीरियंस हमारा है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट की अगर हम बात करते हैं, 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा के नाम से, हम जो एक तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां से क्रिएट किया गया था। तो तब से लेकर अभी तक हमारा इंडिया का जो एक्सपीरियंस है पीसफुल रहा है, यूनाइटेड रहा है, लैंग्वेज की बुनियाद पर ज्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं हुई है। इसके बरअक्स अगर हमने लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन ना दिया होता तो इंडिया में भी श्रीलंका जैसा सिविल वार होता। हो सकता है कि इंडिया के जो ये लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस थे ये रिवोल्ट करते और इंडिया में पीस ना होता। तो इससे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई, इससे क्या हुआ, इट हैड मेड द एडमिनिस्ट्रेशन मोर इजियर। इसका मतलब हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिफरेंट रीजन्स की, उनको अपने रीजनल लैंग्वेज के जरिए रिप्रेजेंटेशन दी गई। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे केरला हमारे पास है, वहां की रिप्रेजेंटेशन जो है मलयालम लैंग्वेज में की जाती है। इसी तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोकल लैंग्वेज के रिलेटेड चलाई जाती है। और हर एक लैंग्वेज जो स्टेट लैंग्वेज है, उस तरह से जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेटस को रिप्रेजेंटेशन दी तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना रीजन्स के लिए यह बहुत ज्यादा आसान हुआ।
अब दूसरा इसी हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड का सब टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स लैंग्वेज एक इशू इंडिया में क्रिएट हुआ था कि किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, लेकिन यहां पर आप याद रखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज इंडिया में अभी तक कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है जिसको नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। अब हिंदी जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 343। तो हिंदी जो है ये इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंडर आर्टिकल 343 के अंडर इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। लेकिन besides Hindi there are 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution under 8th schedule of the Indian constitution। हिंदी के बाद क्या हुआ, ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे हैड रिकॉग्नाइज्ड, दे हैड आइडेंटिफाइड 14 स्केड्यूल लैंग्वेजेस। 14 लैंग्वेजेस को पहले रिकॉग्नाइज किया गया था एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। लेटर ऑन और लैंग्वेजेस ऐड की गई, तो प्रेजेंटली हमारे पास 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं जिनको 8 स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ 21 और अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको स्केड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया। इंडिया में बहुत तरह की जो लैंग्वेजेस हैं यहां पर बोली जाती हैं, तो अब हर एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to exam in any one of these languages। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ये 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरता है तो वहां पर एक ड्रॉप आउट लिस्ट लैंग्वेजेस का सामने आता है। वहां पर कैंडिडेट को अपनी मर्जी से इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है और उस लैंग्वेज में ही वो अपना एग्जाम सबमिट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंटेशन दी गई और यहां पर कोई एक सिंगल ऑप्शन, यहां पर कोई एक सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना ही हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज है। अब उसके बाद स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट्स के पास भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंटली हैज 5 स्केड्यूल लैंग्वेजेस और 5 स्टेट लैंग्वेजेस। जम्मू एंड कश्मीर में 5 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं। उसमें क्या है, हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है, इंग्लिश है और डोगरी है। दीज आर द 5 लैंग्वेजेस जिनको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जरिए रिकॉग्नाइज किया गया। इसी तरह से हर एक स्टेट के पास राइट है कि वो भी अपने स्टेट के लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेट लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मसला क्या था, हिंदी वर्सेस इंग्लिश एक डिस्प्यूट इंडिया में खड़ा हुआ था। द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। According to Constitution, the use of the English for official purposes was to stop in 1965। ओरिजिनली क्या सिस्टम था कि ये जो इंग्लिश एज ए स्केड्यूल लैंग्वेज रखी गई थी अलॉन्ग विद हिंदी, इस इंग्लिश लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू होना था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन 1965 और उसके बाद हिंदी ही इंडिया की एज ऑफिशियल लैंग्वेज रह सकती थी। लेकिन इंडिया की जो ओनली 40% पॉपुलेशन थी वही ये हिंदी लैंग्वेज बोल पाते थे या वही ये हिंदी लैंग्वेज समझ पाते थे। रेस्ट जो 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन थी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोक करते थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। तो अब इंडिया में एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ था। मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ द इंग्लिश शुड कंटिन्यू। पर्टिकुलरली अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं वहां पर एक वायलेंट टर्न लिया हुआ था, जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज इशू बना हुआ था। तो ये जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स दे डिमांडेड कि इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए, इंग्लिश 1965 में डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए बट इट शुड कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इस पर बहुत बड़ा
पर रिवोल्ट भी होता है। पर्टिकुलरली अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, दिस मोमेंट टूक ए वायलेंट फॉर्म, वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुई थी लैंग्वेज इशू पर। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ द इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए लेजिस्लेशन पास की जाती है जिसमें कहा जाता है हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बट English would also continue to be the associate official language of India, the communication or as a link language between two or more states or an official language for the non-Hindi speaking states। तो इस तरह से हम अभी कह सकते हैं कि English and Hindi both are the official language। Along with these languages there are other 20 languages in the 8th schedule of the Indian Constitution। एकोमोडेटिव प्रमोशन ऑफ द हिंदी, अब जो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, 40% की पॉपुलेशन हिंदी को रिप्रेजेंट करती है। तो अब प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हिंदी को प्रमोट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मैनिफेस्टो बनाई है। प्रेजेंटली अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी जो बीजेपी की स्कीम्स हैं हिंदी लैंग्वेज में ही आती हैं। तो इनका मैनिफेस्टो ही है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज हो सकता है वेदर इट इज दिस राइट डिसीजन और वेदर इट इज रॉन्ग डिसीजन। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन impose हिंदी on states where people spoke a different language। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रमोशन का मतलब ये भी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए अंडर कंपल्शन हिंदी लैंग्वेज को नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में इंपोज किया जाए, या हम ये कहेंगे कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उन पर हिंदी इंपोज किया जाए, ये नहीं हो सकता है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट द श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके जरिए जो इंडिया का फेडरल मॉडल है उसको सही तरह से इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया, ताकि इंडिया में जो डिफरेंट इश्यूज हैं आइदर ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, आइदर ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, उनको एकोमोडेट किया गया एक फ्लेक्सिबल मैनर में, जिस तरह से जो श्रीलंका की जैसी सिचुएशन है वो इंडिया में क्रिएट ना हो और ना ही वो अभी तक इंडिया में क्रिएट हुई है। अब जो इसी टॉपिक का हमारा तीसरा सब टॉपिक है दैट इज सेंटर स्टेट पॉलिसी। सेंटर स्टेट पॉलिसी मीन्स सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो फेडरलिज्म कंसेप्ट का रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम बनता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है ये डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं, और जो फेडरल मॉडल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही कंट्री को रन किया जाए। इट डिपेंड्स लार्ज एक्सटेंट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरह से वो फेडरल मॉडल को फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंसेस एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री, इसी से इंडिया का फेडरलिज्म किस तरह सर्वाइव कर सकता है ये पॉलिटिकल पार्टीज पर ही डिपेंड करता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिफरेंट लीडर्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। तो अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखते हैं और इस यहाँ पर हम फेडरलिज्म को रिलेट करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं। बिफोर 1990s एक कंसेप्ट था, आफ्टर 1990s दूसरा कंसेप्ट था। ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बिफोर 1990s की बात करते हैं क्या था इंडिया में, कि जब 1951 में पहले इलेक्शन इंडिया में हुई थी, फ्रॉम 1951 टिल 1967 इंडिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रहती है, बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और इन स्पाइट ऑफ इंडिया हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसके बाद ही एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको कंटिन्यूअसली मेजॉरिटी मिलती थी। अब यहां पर क्या था, जब भी किसी भी स्टेट में कोई नॉन कांग्रेस पार्टी या कोई नॉन पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती थी, उसको वहां पर जो फेडरल मॉडल था उसको अपनाया नहीं जाता था, पॉलिटिकल पार्टी को डिसमिस किया जाता था ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन। तो ये सिस्टम था जब कंसेप्ट था एक ही पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती थी। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या कंसेप्ट हो जाता है,
लेकिन अगर हम आफ्टर 1990s की बात करते हैं क्या हो जाता है कि ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका रोल कम होता है और ये रीजनल पार्टीज पर डिपेंड रहते हैं। ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट स्टेट से इमर्ज होकर आते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जब नेशनल पार्टी को सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, नेशनल पार्टीज जो हैं ये डिपेंड रहती हैं रीजनल पार्टीज पर, जिसमें से कंसेप्ट निकलता है कोalition गवर्नमेंट का, तो उसके बाद जो फेडरल मॉडल है वो किसी हद तक मजबूत हो जाता है। फर्दर यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं बिफोर 1990s द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। एक ही पार्टी, अभी हमने पढ़ा कांग्रेस सिस्टम इसको नाम दिया गया था, फ्रॉम 1951 टिल 1967। एक ही पार्टी के जरिए दोनों स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई जाती थी। दिस मीन्ड दैट स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दीज राइट्स एज एटोनॉमस फेडरल यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट्स थे यहाँ पर एटोनॉमस फेडरल यूनिट्स नहीं थे, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट यहाँ पर थी और एक ही गवर्नमेंट के जरिए जो पॉलिसीज थी उनको हर एक फेडरल यूनिट में इंप्लीमेंट किया जाता था। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। अब अभी हमने ये भी समझा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स थे उनको मिसयूज भी किया गया था बहुत मर्तबा पर। अगर किसी स्टेट में कोई राइवल पार्टी, इसका मतलब हुआ किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए गवर्नमेंट बनाई जाती थी, तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अगर इंडिया में हम याद रखेंगे तो इट वाज इन द स्टेट ऑफ केरला, जहां पर सीपीआई ने पहली बार अगर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के जरिए बनाई गई थी पार्टी हुकूमत तो वो बनाई थी सीपीआई ने। लेकिन यहां पर सीपीआई को सर्वाइव नहीं किया जाता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट के जरिए सीपीआई गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था जिनको फॉलो नहीं किया जाता था। इससे क्या होता था, डिसअंडरमाइन इज द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। इससे जो कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म था वो सर्वाइव नहीं कर पाता था, या हम ये कहेंगे कि जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट था उसकी हम वायलेशन करते थे। अब जब 1990s के बाद हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई। मीन्स कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए सभी रीजनल्स को सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, या जो रीजनल्स की डिमांड थी, रीजनल एस्पिरेशंस जो थी उनको सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि रीजनल पार्टीज क्रिएट हो जाती हैं। जब रीजनल पार्टीज क्रिएट हो जाती हैं तो रीजन के जो लोग हैं वो इस पार्टी को वोट देते हैं, तो रीजनल पार्टीज के पास मेजॉरिटी आ जाती है। तो दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस वाज आल्सो द एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल। अब इसका रिजल्ट ये भी निकलेगा कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब वो डिपेंड रहेगी किन पर, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर, क्योंकि अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास मेजॉरिटी है। तो यहां पर कंसेप्ट आता है कोalition गवर्नमेंट का। मींस नेशनल पार्टी को यहां पर रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ा और उनके साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी, तो वो होता है कंसेप्ट ऑफ कोalition गवर्नमेंट। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोक सभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद many parties including several regional parties to form a government at the center। जब किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस बनाना पड़ता है और उसके बाद बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं और जिसके बाद जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो कोalition गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब अगर हमने इस कंसेप्ट को याद रखना है तो हमने अब बीजेपी को याद रखना है। बीजेपी का जो अलायंस है विद रीजनल पार्टीज वो एनडीए के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एंड इसी तरह से जो कांग्रेस का अलायंस है रीजनल पार्टीज से, उसे हम यूपीए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये जो अलायंस सिस्टम है ये 1990s के बाद आया, जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को रीजनल पार्टीज पर डिपेंड रहना। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द एटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट पावर शेयरिंग का इसको वजूद दिया गया और जिसके जरिए से जो ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है इसको रेस्पेक्ट दिया गया। क्यों, अब रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज के साथ हैं और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए रीजनल पार्टीज के जो राइट्स हैं उनको वायलेट
नहीं किया जाएगा। तो ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जिसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन या जिसमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब वो डिपेंड है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर, इससे जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव रह रहा है और साथ ही साथ जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो बेहतर हुआ है और जो रीजनल यूनिट्स या फेडरल यूनिट्स के जो राइट्स हैं या जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है सेंटर एंड स्टेट के दरमियान वो सही तरह से रन कर रहा है। तो इस तरह से हमने सही तरह से कोशिश की जितने भी कंसेप्ट्स थे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया उन सभी कंसेप्ट्स को सही तरह से समझाने की। होप आपने सभी कंसेप्ट्स को सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेज वीडियो लेक्चर। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अफी अमानिल्लाह।